Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to start class 9th chapter 5 यूक्लिड ज्योमेट्री. आज हम लोग क्लास 9th का यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर के पहले पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे, जिसमें इसमें यूक्लिड ज्योमेट्री होती क्या है या उसमें ऑक्सम पोस्टुलेट ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें जो लोग वीडियो देखते हैं, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. यूक्लिड ज्योमेट्री. देखिए यूक्लिड ज्योमेट्री मतलब कि ये ज्योमेट्री का एक पोर्शन है. यूक्लिड नाम का एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक में बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ज्योमेट्री में अपना बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाया और बहुत सारे फार्मूलों को प्रूफ किया ज्योमेट्री में उसने. तो इसमें इसलिए उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा गया. यूक्लिड को ज्योमेट्री का फादर कहा गया. देखिए इसमें हम लोग को मेन पढ़ना है ऑक्सम, पोस्टुलेट, थ्योरम्स, कुछ डिफिनीशन है. तो पहले समझते हैं कि ऑक्सम और पोस्टुलेट ये होता क्या है. ऑक्सम मीन्स आप जानते हो कि अवधारणा सुने होंगे ना, अवधारणा नाम वर्ड सुने होंगे. तो चलिए मैं यहाँ देखिए डिफिनीशन लिख रखा हूं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. Axioms are postulate. Axiom and postulate are the assumption. Axiom और postulate assumption है which are obvious universal truth, जो पूर्ण रूप से universal truth है. They are not proved, और वो प्रूफ नहीं किए गए. Axiom postulate कुछ अवधारणाएं हैं जो universal truth है, पूरे विश्व में वो सही माना गया, लेकिन उसको प्रूफ नहीं किया गया. जैसे मैं बोलूं कि एक पॉइंट, ये पॉइंट बता दिया गया, ये पॉइंट है, तो इसको पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में इसको पॉइंट ही कहा गया. अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. तो ये इस तरह से ऑक्सम हो गया हमारा कि ये पॉइंट है, इसको प्रूफ नहीं किया गया, बस बता दिया क्या है, ये पॉइंट है. तो सब लोग इसको पॉइंट मानने लगे. तो ये ऑक्सम पोस्टुलेट होता है. उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है थ्योरम. थ्योरम जानते हैं आप, जिसमें हम लोग थ्योरम प्रूफ करते हैं. तो आप लोग क्लास 8 में, क्लास 7 में थ्योरम प्रूफ किए होंगे. जैसे क्लास 7 में आप लोग कांग्रुएंस पढ़े होंगे. कांग्रुएंस में थ्योरम प्रूफ करना होता था, ठीक है. तो यही थ्योरम. थ्योरम का मीनिंग होता है प्रमेय. क्या होता है? प्रमेय. अब देखिए इसमें क्या दिया है, थ्योरम आर स्टेटमेंट. थ्योरम एक स्टेटमेंट होता है विच आर प्रूव्ड यूजिंग डिफिनीशन, जिसको हम लोग प्रूव करते हैं डिफिनीशन का यूज करके, ऑक्सम कुछ अवधारणाएं का यूज करके, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, या जिसको हम लोग प्रीवियस में प्रूव कर चुके हैं, एंड डिडक्टिव रीजनिंग, और उसका एक उपयुक्त कारण बताते हैं. क्या बताते हैं? उपयुक्त कारण. तो थ्योरम क्या है कि स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग प्रूव करते हैं डिफिनीशन के माध्यम से, ऑक्सम के माध्यम से, या प्रीवियस में जो उसको प्रूव कर चुके हैं उसके हेल्प से उस स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है और उसका एक प्रॉपर रीजन बताया जाता है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरम. तो ये रहा आपका ऑक्सम और पोस्टुलेट का डिफिनीशन. आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं. अब इसके आगे कुछ डिफिनीशन है यूक्लिड के, मैं डिफिनीशन को वहां पे लिखने जा रहा हूं ताकि आपको एक एक करके समझा सकूं. तो अब उससे पहले मैं, आप इसको लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए. अब मैं इसको इरेज करके कुछ और डिफिनीशन है इसको लिखने जा रहा हूं. तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं. अब देखिए कुछ यूक्लिड ने कुछ डिफिनीशन दिए हैं, उस डिफिनीशन को हम लोग एक एक करके सीखेंगे. देखिए टोटल 7 डिफिनीशन है. तो देखिए पहला डिफिनीशन क्या दिया है, पॉइंट का डिफिनीशन दिया है. किसका? पॉइंट का. ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट. कह रहा है कि एक पॉइंट है, पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिसका हम लोग कोई पार्ट नहीं कर सकते. मान लीजिए एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, अब इसका पार्ट नहीं कर सकते हम लोग, इसका कोई पार्ट होता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक नॉर्मल एक मार्क है ना, पॉइंट है, बिंदु है. तो पहला डिफिनेशन है ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट. एक पॉइंट ऐसा बिंदु है, पॉइंट कि जिसका कोई पार्ट नहीं होता है, पार्टलेस होता है. सेकेंड देखिए, ए लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ. लाइन का डिफिनेशन दिया. लाइन को क्या कह रहा है कि लाइन जो है एक लेंथ होती है जिसमें ब्रीथ नहीं होती है. लेंथ मतलब एक लंबी होती है, कोई लंबी तरह का आकृति होती है जिससे उसमें ब्रीथ नहीं होती है, केवल क्या होती है उसमें लेंथ होती है.
वही कह रहा है कि ए लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। लाइन का डिफिनेशन उस लिक्विड ने क्या बताया कि जो लाइन है वो बिना चौड़ाई के एक लंबी रेखा है ना, बिना चौड़ाई के, उसमें चौड़ाई नहीं होती है। तो अब लाइन का डिफिनेशन पढ़े हो ना, केवल लेंथ होती है, उसमें कोई ब्रीथ नहीं होती है। थर्ड है द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। कह रहा है कि जैसे एक लाइन है, ये मान के चलिए लाइन है, ठीक है, इसका एंड ये है और इसका एंड ये है। तो जो इनका एंड है लाइन का वो क्या है, पॉइंट है। क्या है वो, पॉइंट है। ये भी पॉइंट होगा और ये भी पॉइंट होगा। तो ये हमसे कह रहा है कि द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। जो लाइन का एंड है वो क्या है, पॉइंट है। नेक्स्ट, द स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट itself है। एक स्ट्रेट लाइन का है, मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक तरह का लाइन है विच लाई इवनली विद द पॉइंट itself, जिसके पॉइंट इसके लाइन पे ही होते हैं। ये लाइन जो है एक तरह का स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है और इनके जो पॉइंट है उसी लाइन पे मतलब कि लाई करते हैं, उसी पॉइंट लाइन जो है उसी पे पॉइंट उसके रहेंगे। नेक्स्ट दिया है ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ ओनली। सरफेस, जैसे मान के चलिए ये सरफेस हमारा है, ये एक सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस में क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रीथ होता है। तो ये लेंथ हो गया हमारा और ये क्या हो गया, ब्रीथ हो गया। तो वही कह रहा है कि ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ ओनली। सरफेस मतलब समतल। समतल एक ऐसा आकार है, आकृति है जिसमें केवल लेंथ होती है और ब्रीथ होती है। तो ये प्लेन का डिफिनीशन हो गया। क्या है कि ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ ओनली। सरफेस एक ऐसा आकृति है जिसमें केवल लेंथ और ब्रीथ होता है। नेक्स्ट दिया है द एजेज ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। एजेज जानते हैं, एजेज मतलब किनारा। जैसे ये सरफेस है, इसका ये एज कहलाएगा, ये भी एज कहलाएगा, ये भी एज कहलाएगा, ये भी एज कहलाएगा। तो ये क्या है, लाइन है। जो सरफेस का एज है वो क्या है, लाइन है। एक लाइन ये है, एक ये लाइन है, ये इसी को एज बोलते हैं। वही कह रहा है कि जो सरफेस का एज है वो क्या होता है, लाइन होता है। नेक्स्ट, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस। एक प्लेन सरफेस, समतल सतह, विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। कहने मतलब क्या है कि ये जो प्लेन, इसी पे देखिए लाइन इसी तरह रहेगा प्लेन पे। तो ये सरफेस जो प्लेन सरफेस है, यह एक तरह का सरफेस है जो इसी पे एक स्ट्रेट लाइन इसी पे लाई करती है। मैं इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकता हूँ। ये सब कहाँ आ रहा है, सब प्लेन पे आ रहा है, ये सब प्लेन पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यूक्लिड ने ये 7 डिफिनेशन दिया था। कितना डिफिनेशन दिया था, 7 डिफिनेशन, जिसमें पॉइंट का डिफिनेशन दिया, लाइन का, फिर लाइन के बारे में बताया, स्ट्रेट लाइन का दिया, सरफेस का दिया और प्लेन सरफेस का दिया। तो यूक्लिड ने इतने सब पॉइंट का डिफिनेशन दिया था। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। ये तो डिफिनेशन हो गया, अब ऑक्सम देखते हैं। अब इसने कुछ ऑक्सम भी दिया था, उस ऑक्सम को देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर ऑक्सम लिख रहा हूं। अब नेक्स्ट देखिए, अब यूक्लिड ने कुछ ऑक्सम दिए थे, वो ऑक्सम मैं यहां पे लिख रखा हूं। मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो पहला ऑक्सम क्या था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहा है कि कोई भी थिंग्स यहां यूज किया गया है कोई नंबर के लिए या कोई भी वस्तु के लिए। अगर कोई इक्वल वस्तुएं हैं या इक्वल थिंग्स है कुछ भी, और उसमें इक्वल जोड़ा जाए तो वो क्या आता है, हमेशा इक्वल के बराबर आता है। क्या आता है, देखिए देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज इक्वल है, जैसे मान के चलिए ये एक इक्वल है इसके, ये दोनों इक्वल है, तो ये इसके इक्वल कराएगा और ये इसके इक्वल कराएगा। तो क्या मतलब कि ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। ये दोनों चीजें इक्वल है तो इनको कहेंगे कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो पहला ऑप्शन ये था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, कि कोई भी वस्तु एक दूसरे के इक्वल है, दूसरे के, तो वो एक दूसरे का इक्वल कहलाएगा। ये इसका इक्वल कहलाएगा और ये इसका इक्वल कहलाएगा। सेकेंड क्या कर रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। कह रहा है कि अगर दो थिंग्स इक्वल है और उसमें इक्वल चीज जोड़ा जाए, द होल आर इक्वल, तो पूरा क्या आएगा, इक्वल आएगा। जैसे मैं बोलू से बोलू, देखिए एक 5 है, ये 5 के इक्वल है,
ये दोनों इक्वल है। मैं इक्वल चीज दोनों तरफ जोड़ रहा हूं। मान ली मैं इधर 1 जोड़ रहा हूं और इधर भी 1 जोड़ रहा हूं, तो जो रिजल्ट आएगा इधर आएगा 6 और इधर आएगा 6। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? तो कहने मतलब ये है कि जो थिंग्स पहले से इक्वल है, ये 5 और 5 पहले दोनों इक्वल था और दोनों साइड में इक्वल थिंग जोड़ दिया, इधर भी 1 जोड़ा इधर भी 1 जोड़ा, तो फाइनली क्या आया 6 इक्वल टू 6। मतलब ये दोनों फिर क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल थिंग्स है और इक्वल चीज जोड़ते हैं तो हमेशा वो क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट बोला है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर दो चीजें इक्वल है और उनमें से अगर इक्वल घटाया जाए द रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो जो आएगा वो भी इक्वल है। जैसे मान के चलिए 6 और 6 ये दोनों इक्वल है, मैं इधर से 2 माइनस कर रहा हूं और इधर से भी 2 माइनस कर रहा हूं, मैं इक्वल चीज इक्वल थिंग्स में दोनों से घटा रहा हूं, इधर से भी 2 घटा रहा हूं और इधर से भी 2 घटा रहा हूं। पहले से दोनों इक्वल है और इक्वल चीज घटा दी, तो अब क्या आएगा 4 इक्वल टू 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिमाइंडर आ रहा है घटाने के बाद ये भी क्या आपस में हो रहा है, इक्वल हो रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ये कर मतलब कि अगर इक्वल थिंग्स है तो उसमें इक्वल चीजें जोड़ी जाए तो इक्वल आएगा और इक्वल चीजें घटाया जाए तभी वो इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। एक ऐसी वस्तु है, थिंग्स समान वस्तुएं जो है कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए। जैसे मान के चलिए ये दो कोइंसाइड थिंग्स है ना, इसको मैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया, ये एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो ये एक दूसरे को ढक लेगा। ये इसको क्या किया, ढक दिया। इसका मतलब क्या है कि जब इसको ढक लेगा तो ये दोनों क्या कराएंगे, इक्वल कराएंगे। ये दोनों एक दूसरे क्या कराएंगे, इक्वल। ऐसे दोनों अलग अलग है, दोनों सेम थिंग्स है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, कोइंसाइड कर दिया। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना। अब देखिए दोनों एक दूसरे को ढक लिया, ये इसको ढक दिया पूरा पूरा, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ढकता नहीं तो इक्वल नहीं होता। देखिए दोनों एक दूसरे को ढक दिया है, इधर से देखेंगे तो नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा, तो इसको ढक दिया तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा। आगे देखते हैं द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। कह रहा है कि जो होल है वो पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मान के चलिए एक ये बहुत, मान लो एक मैं ब्रेड ले लिया और इसका पार्ट कर दिया, तो जो एक पार्ट होगा ये होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ये जो इतना पार्ट है, इतना वाला इतना पार्ट जो है इससे ये बड़ा होगा। होल क्या होगा, जो पार्ट है होल से बड़ा। जैसे मान के चलिए 1 है और इसका एक पार्ट में ले लिया 1/2, इसी का पार्ट ले लिया, तो ये तो इससे बड़ा होगा ना। 1 क्या होगा, अपने हिस्से से बड़ा होगा। तो होल जो है पार्ट से बड़ा होता है। कह रहे कि द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। किसी भी कोई भी सवाल ले लीजिए, उसके 2 टुकड़े कर लीजिए, तो 2 टुकड़ा अलग अलग हो गया और जो पूरा था होल, तो वो जो होल है वो टुकड़े से ज्यादा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वो आधा हो गया और जो होल है वो बड़ा होता है। तो वही कह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल जो होता है पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं थिंग्स विच आर डबल टू सेम थिंग्स। कोई भी समान या वस्तु एक दूसरे से क्या है, डबल है। आर इक्वल टू अनदर, तो डबल है तो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर डबल टू ऑफ सेम थिंग्स। कोई भी थिंग्स है वो दूसरे एक सेम थिंग्स के क्या है, डबल है, तो दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। अब आगे देखिए क्या दे रहा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स। ऐसा थिंग्स जो कुछ ऐसे वस्तु है जो एक दूसरे का हाफ है। विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, उसका अगर हाफ है, आर इक्वल टू 1 अदर। मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे बता देता हूं आप लोगों को कि जैसे मान के चलिए एक ब्रेड है, मैंने इसका आधा कर दिया ऐसे, तो आधा आधा हो गया, तो एक पार्ट ऐसे हो गया, एक पार्ट ये हो गया। थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग, ये क्या है, एक सेम थिंग का आधा आधा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि आधा आधा किया, मैं हाफ किया है। बोला कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक ब्रेड था, मैंने उसका 2 टुकड़ा कर दिया बराबर बराबर, तो 2 टुकड़ा आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वही चीज कर रहा है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, ऐसा थिंग जो एक ही सेम थिंग का क्या है, आधा किया गया है, तो जो आधे वाला पोर्शन है आधा आधा, एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो ये आक्सम था। अब इसमें कुछ पास्चुलेट है, उसको भी मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर देता हूं। तो चलिए मैं इसको इरेज करके आक्सम पास्चुलेट लिख रहा हूं। चलिए इसको इरेज करता हूं। आप चाहते हैं इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए पास्चुलेट क्या है। पास्चुलेट में मैं यहाँ पे लिख रखा हूं, एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले देखिए क्या दिया है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देयर। करा है अगर दो अलग अलग पॉइंट दिया गया है, दो बिंदु दिया गया है, मान के चलिए एक ये पॉइंट दिया है और एक पॉइंट ये दिया है, तो इन दोनों से केवल और केवल एक लाइन ड्रा की जा सकती है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने से केवल एक लाइन बनेगी। वो पॉइंट कहीं भी है, दो पॉइंट अगर है तो उन दोनों पॉइंट से को मिलाएंगे तो हमेशा क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, यूनिक लाइन बनेगी। तो वही कह रहा है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर दो अलग अलग पॉइंट दिए हैं, देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, तो वहां पे केवल एक ही लाइन बनेगी जो उन दोनों पॉइंट से पास करेगी, उन दोनों पॉइंट से होकर गुजरेगी। तो ये पास्चुलेट नंबर 1 था कि अगर दो पॉइंट है तो दो पॉइंट से वन एंड ओनली लाइन ड्रा कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़े हैं ना इसमें कि अगर दो पॉइंट है तो उससे केवल एक ही लाइन ड्रा किया जा सकता है। सेकेंड देखते हैं, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली। कह रहा है कि जो टर्मिनेटेड लाइन होती है उनको हम लोग आगे तक बढ़ा सकते हैं जितना चाहे उतना। जैसे मान के चलिए ये टर्मिनेटेड लाइन है दोनों, तो इसको हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं आगे, जिसको जितना चाहे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो टर्मिनेटेड को बोला कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनिटली। अगर टर्मिनेटेड लाइन है तो उनको हम लोग अनंत तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर कोई सेंटर दिया रहेगा या कोई रेडियस दिया रहेगा तो उससे हम लोग सर्कल बना सकते हैं। एक सेंटर दे दिया, मान के चलिए कि सेंटर दे दिया और रेडियस दे दिया, बोला कि 2 सेंटीमीटर का रेडियस बना सर्कल बनाना है, तो सेंटर लेके और 2 सेंटीमीटर का हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं इसमें रेडियस का। तो वही कह रहा है कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सेंटर हो या कोई भी रेडियस हो, हम वहां से एक सर्कल बना सकते हैं, सर्कल ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहा है कि जितने राइट एंगल होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। सपोज दैट एक ये राइट एंगल है, एक ये राइट एंगल है, ठीक है, या कोई ऐसे फिगर दिया ये राइट एंगल है, या कोई ऐसे फिगर देके, या मान के चलिए ऐसे फिगर देके ऐसे दिए राइट एंगल है। तो जितने राइट एंगल बन रहे हैं वो सब क्या है, इक्वल होते हैं, सब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो वही कह रहा है कि इफ ए ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, जितने राइट एंगल होते हैं वो सब एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अब एक लास्ट पास्चुलेट है, देखिए मैं यहां लिख रखा हूं, इसको मैं तब तक इरेज कर, चलिए रहने दीजिए, इसको समझना जरूरी है। कह रहा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस। कह रहा है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है और 2 स्ट्रेट लाइन पे वो गिर रही है, फॉलिंग कर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, then the 2 straight lines it produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle। समझना क्या, देखिए ये दो लाइन्स है, एक लाइन L है, एक M है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है। तो कहने मतलब क्या है कि इनसे जो इंटीरियर एंगल बनेगा, देखिए यहाँ पे एक ये इंटीरियर एंगल बनेगा, एक ये इंटीरियर एंगल बनेगा। अगर इन दोनों एंगल का सम 2 राइट एंगल, क्या बोला है, 2 राइट एंगल से कम है, 2 राइट एंगल मतलब कि 90 90 180 डिग्री, अगर इन दोनों एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री से कम आ रहा है तो इस लाइन को हम लोग आगे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, और आगे बढ़ाएंगे तो ये किसी न किसी पॉइंट पे आके मिल जाएगी। मान लो इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ा रहा हूं, इस लाइन को ऐसे बढ़ा रहा हूं, तो ये किसी न किसी पॉइंट पे आके मिल जा रही है। It produce indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less। ये इसी साइड आके मिलेगी
जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम आ रहा है वो उसको आप इधर ही बढ़ाएंगे तो एक जगह आके मिल जाएगी, इधर बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगी क्योंकि इधर तो बढ़ता चला जाएगा, ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, तो ये एंगल मिलता चला जाएगा, कभी मिलेगा नहीं, लाइन दोनों एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगे। लेकिन जिस साइड में दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम बनेगा वो लाइन को अगर हम इंडिफिनिटली बढ़ाए तो कहीं ना कहीं आके एक दूसरे को मिल जाएगी, कट करेगी, इंटरसेक्ट कर देगी वो। तो लास्ट पोस्टुलेट यही कर रहा है कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है उस पर तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है तो उनके इंटीरियर एंगल से जो एंगल बन रहा है इनका सम अगर 180 डिग्री से कम है, टू राइट एंगल से कम है, तो इन लाइन को हम लोग इंडिफिनिटली आगे तक बढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं जाके ये मिल गए। जैसे हम लोग पहला लाइन से पढ़े थे ना कि इंटीरियर इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, इनका सम 180 डिग्री होता है पहला लाइन का, तो 180 डिग्री हुआ तो लाइन सीधी जाएगी, वो कभी मिलेगी ही नहीं। 180 डिग्री से कम हो गया तो ये लाइन कहीं ना कहीं क्या जाके मिल जाएगी जब बढ़ाएंगे तो ये हमारा रहा है पोस्टुलेट, 5 पोस्टुलेट है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या किए कि चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखे जिसमें हम लोग एक्सम, पोस्टुलेट, डिफिनेशन, थ्योरम क्या होते हैं, कुछ डिफिनेशन भी देखे। तो इन सब का एक एक्सरसाइज है इसमें, उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे इन सब के हेल्प से वहां पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रन देते हैं, जिसको क्लास अच्छा लगा है, जो वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग इसके एक्सरसाइज के साथ। तो वीडियो देखने बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।